हेलो। हाँ बच्चे, तो ये हम लोग का सेशन 4 है। 1 2 3 तो हो गया, अब सेशन 4। यहां पर कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। बोर्ड पे कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है ना। कुछ नए नए फॉर्मूले मिलेंगे, एक नया टर्म आपको समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, कोई भी एक कंडक्टर है मान लीजिए, उसके थ्रू कंडक्टिंग लूप है, उसके थ्रू आप अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को मान लीजिए चेंज कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा कि एक फिनोमिनन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका मतलब एक ईएमएफ का जन्म होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां पर करंट होगा। तो उसी करंट को हमने नाम दिया है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब देखिए, हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देखा। लेंज लॉ के हिसाब से हम डायरेक्शन वायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इंड्यूस्ड करंट किस दिशा में आएगा, ये सब हमने देखा है, ठीक है। और हमने सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में बहुत सारे फॉर्मूला देखा कि कोई मतलब अलग अलग ढंग से हम ईएमएफ इंड्यूस करते थे। कभी किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में लेके जाते थे, तो कभी किसी रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घुमाते थे। जब स्ट्रेट लाइन में जाता था तो फॉर्मूला था ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, और जब गोल गोल घुमाए तो फॉर्मूला क्या आ गया? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आज एक अलग मोड ले रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर का वो मोड है जहां से आप यूं समझ लीजिए कि हमें नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी आपने जिसमें आप रह रहे हैं, देखिए मतलब जिस युग में हम लोग हैं आज, एवरीथिंग इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, अगर हम आज भी पुराने जमाने जैसा बैटरी पर डिपेंडेंट होते, है ना, अगर हमें फैराडेज लॉ का कोई जानकारी नहीं होता, या फैराडे को मान लीजिए जानकारी नहीं होता, तो हम शायद आज इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। हम शायद आज इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाते जो भी हम, जैसे जिस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा लेक्चर, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मोबाइल में, आराम से आप अपने घर में ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, स्टेबलाइजर ये सब चला रहे हैं। दीज आर ऑल वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन से। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज वाइटल टू आवर टेक्नोलॉजिकल लाइफ, ठीक है, नॉट लाइफ, टेक्नोलॉजिकल लाइफ। ऐसा नहीं कि उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, उसके साथ हम लोग बहुत अच्छे से जिंदा है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो एक फिनोमिनन को आपने एक्सप्लेन किया, किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट होगा, वगैरह वगैरह, है ना। स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन, साइकिल व्हील, फैराडेज जनरेटर, लेंज लॉ, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, आपने बहुत कुछ देखा। तो मैंने क्या बोला कि अब हम एक मोड लेने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर इज कंटिन्यूड, बट हम एक मोड ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। और कैसा मोड ले रहे हैं? ऐसा मोड ले रहे हैं कि जिससे हमको अगला चैप्टर समझ में आए। यानी यूं समझ लीजिए कि आप अगर यहां से अगर ध्यान से नहीं समझ पाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, मुश्किल जाएगा समझना उसको, ठीक है। तो ये सेशन 4 है, वही आपको परिश्रम एडुटैप से इसका रेफरेंस लेना है, ठीक है। सेशन 4 में देखिए किस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है मैंने। सारे पॉइंट्स को एक बार देखकर खुद को कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। लाइन से देखिए, एक नंबर पॉइंट का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, एक नंबर का पॉइंट का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। और आप सीधा देखिए 7 नंबर पॉइंट, इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी आप इतने सारे पॉइंट्स देखकर घबराने का नहीं, यहां पर दो ही मेजर टॉपिक है, एक है सेल्फ इंडक्टेंस और एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन इसको टॉपिक बनाकर मैं इनको सब टॉपिक्स नहीं बना सकता था, इसीलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स बना दिए। तो आप बस इस चीज पर ध्यान दीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस और ध्यान दीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों को अलग अलग आपको समझना है, ठीक है। फिर देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस समझने के बाद आप बोल सकते हैं कि इसका सब टॉपिक्स क्या है, सिर्फ बोल सकते, लिख नहीं सकते ऐसा। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये हर जगह मैंने इंडक्शन लिख दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका आपको यूनिट देखना होगा, उसका आपको डायमेंशंस देखना होगा। अच्छा, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए आपको उसका डिपेंडेंस भी देखना होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस आखिर किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है। फिर आपको यह सिखाया जाएगा कि आखिर आपने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कैसे किया। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा हटके है, इसको ना ही पढ़ूं तो बेटर है, डायरेक्ट आ जाइए आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में। अभी तक आपने पॉइंट नंबर 1 के जो सब टॉपिक्स देखा, कोएफिशिएंट, यूनिट्स एंड डायमेंशन, डिपेंडेंस, कैलकुलेशन, वही सब टॉपिक्स यहां भी है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस के ये पार्ट्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस के वही पार्ट्स आपको दोबारा देखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिपेंडेंस। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में आपस में लिंक क्या है। ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग शेप का अगर सर्किट हुआ तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जब स्टैंडर्ड 10th में थे तो हमने रेजिस्टेंस कंबाइन किया था पैरेलल सीरीज, हम जब 12th में आए तो हमने कैपेसिटर्स कंबाइन किया पैरेलल सीरीज, बिल्कुल वही है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, मतलब हम इंडक्टर्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल या सीरीज। अच्छा, ये बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ है वो पॉइंट नंबर 5 तक है, पॉइंट नंबर 5 तक मैंने लिखा है, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 में डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हम लास्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले याद रखिएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का होता है। और एक छोटा सा आपको मैं नॉलेज दे दूं कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसमें सेल्फ क्यों लगा हुआ है, उसमें जो वर्ड है सेल्फ, उसका क्या मीनिंग है। देखिए, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से, है ना। क्या हो रहा है, जब आप इसका स्विच को ऑन कीजिएगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था इससे पहले वाला वीडियो में कि फॉर अ मोमेंट क्या होगा, देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ करंट। जब तक ये स्विच ऑन नहीं था तब तक करंट कितना था, 0, और स्विच को ऑन करने के तुरंत बाद कितना करंट हो गया, I। देखिए, मैं कितना भी जोर लगाकर ये तुरंत वर्ड को बोलूं, बट कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा करंट का 0 से I तक होने के लिए, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, है ना। मतलब मैं कितना भी जोर लगाऊं ये बोलने के लिए, व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट अ करंट इज प्रोड्यूस्ड, फाइन, मानता हूं मैं, लेकिन करंट का स्विच ऑन करने से पहले कितना करंट था, स्विच का स्विच ऑन करने से पहले कितना करंट था, 0, और स्विच ऑन करने के बाद कितना करंट है, I। तो कुछ तो समय लगा होगा जिस समय करंट का वैल्यू 0 से I तक गया होगा, है ना। तो इस मोमेंट में हम क्या बोल सकते हैं, I इज इंक्रीजिंग, I इज इंक्रीजिंग। अब देखिए, इंक्रीजिंग को समझने से पहले इस सर्किट में एक करंट है, यानी ये क्या है बेटा, एक सोलेनॉइड है ना, कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज इट, इट इज कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक सोलेनॉइड है, इसके थ्रू आप जब करंट पास करेंगे, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद है क्या, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज म्यू नॉट टाइम्स एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। छोटा एन नहीं है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होता है। ठीक है, तो जब ये आई इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अच्छा, तो इस कॉइल के एरिया के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे थे आप, उस वजह से एक फ्लक्स हुआ होगा जिसका फॉर्मूला है B इंटू ए, बी डॉट ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन B इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ इफ B इज फंक्शन ऑफ टाइम, then of course phi will be function of time, and if phi is function of time, according to Faraday's law, there will be a EMF induced, there will be an EMF induced। लेकिन एक चीज को गौर कीजिए आप, मैं क्या समझाने वाला था, इसका नाम सेल्फ क्यों है। देखिए, मतलब खुद ही का फ्लक्स के कारण खुद ही में EMF जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ है। यानी जब आप एक कॉइल के सामने दूसरा कॉइल रखिएगा, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, आप मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं,
तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इस कॉइल में भी तो हो रहा है। आई रिपीट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। करंट किसमें है, करंट इसमें है। बैटरी किसमें लगाया, 1 नंबर में लगाया। 2 नंबर में बैटरी लगाया क्या, नहीं। 2 नंबर में क्या लगाया, 2 नंबर में लगाया एमीटर, करंट आया कि नहीं चेक करने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसी डायग्राम से समझा दूंगा ये 1 नंबर का और 7 नंबर का मीनिंग, यही डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से एरिया को काट रहा है, कौन कौन से एरिया को काट रहा है भाई, दोनों एरिया को काट रहा है। 1 नंबर को भी काट रहा है, 2 नंबर को भी काट रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो करंट है वो चेंजिंग है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग है, तो इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई, वो भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। और इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई, वो भी चेंजिंग होगा। ऑफ कोर्स ये फाई 1 होगा, ये फाई 2 होगा, बट मुझे अभी मैथ्स में मतलब नहीं है, आप सिर्फ समझिए, थ्योरी समझिए, ठीक है। तो इस करंट के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल का चेंज हो रहा है, उसके कारण फ्लक्स इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा, दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसका ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण इसी का चेंज, फ्लक्स का चेंज है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका कारण कौन है, इसका खुद का फ्लक्स का चेंज है ना। लेकिन इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्या उसका कारण क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। यानी इसमें जो भी हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, इसके वजह से हुआ है। और इसमें जो भी हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इसी के वजह से हुआ है। तो अपने आप बेटा 2 नाम सामने आ गए। एक, खुद के वजह से खुद ही में एक ईएमएफ जनरेट होना, खुद के वजह से खुद ही में एक ईएमएफ जनरेट होना। और दूसरा, खुद की वजह से दूसरे की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होना। समझ गए आप। यानी 2 पार्ट में आप इसको बांट लीजिए। एक, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ है उसके वजह से इसी में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और दूसरा, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें मैग्नेटिक करंट का जनरेशन हो रहा है। लेकिन इसमें जो करंट का जनरेशन हुआ उसका वजह कौन है, इसी का मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें जो करंट का जनरेशन हुआ उसमें वजह कौन है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो 2 नाम सामने आ गए। एक, खुद के वजह से खुद ही में, यानी सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ मतलब खुद का। और दूसरा, इसके वजह से सामने वाले में, यानी म्यूचुअल, 7 नंबर। समझ में आ गया आपको। अब जैसे मान लीजिए आप लोग फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड है मेरा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान जो है आपका दोस्त है, आप भी उसका दोस्त है, ऐसा बोल सकते हैं ना, तभी तो बोलेंगे ना म्यूचुअल फ्रेंड है हम लोग। तो म्यूचुअल का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना, और सेल्फ का मतलब है खुद के कारण खुद ही में ईएमएफ इंड्यूस होना। तो ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम को के बारे में जितना थ्योरी मैंने बताया आप उसको दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए और फिर समझिए। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। वहां पर आप ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। वहां पर लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट। पहले तो भैया यहीं पर आप अपना दिमाग क्लियर कर लीजिए कि ये जो इंडक्टेंस है वो चाहे सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, वो किसका प्रॉपर्टी है, सर्किट का प्रॉपर्टी है। तो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट which opposes any change in current in the circuit। बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है,
आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा वो? इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है सर्किट का जो अपोज करता है कि भाई अगर उस सर्किट में कोई करंट में बदलाव आ रहा है तो हम उसको अपोज करेंगे, है ना। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा नीचे कि भाई आखिर ये पहला पॉइंट का मीनिंग क्या है। बट फिलहाल इतना आप समझ चुके होंगे, मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंडक्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? कॉइल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? सर्किट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंडक्टेंस सर्किट का प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या करता है? उस सर्किट में अगर कोई करंट का चेंज हुआ है तो इंडक्टेंस नहीं होने देगा चेंज, कोशिश करेगा कि भाई वो चेंज हम होने नहीं देंगे। मान लीजिए करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस क्या करेगा? करंट को कम करेगा। अब कैसे करेगा वो आप समझते हैं, मैं आपको समझाऊंगा भी। मान लीजिए किसी सर्किट में करंट कम हो रहा है तो इंडक्टेंस क्या करेगा? उस करंट को कम नहीं होने देगा। कैसे करेगा मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, बड़ा मस्त प्रॉपर्टी। ये थ्योरेटिकल बातें को आप सुनकर या पढ़कर बोर होने का जरूरत ही नहीं है, ये एक नंबर बात है। आप दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये अनुवंशिक है, मतलब ये मिला है, मतलब मिला है। ये प्रॉपर्टी किसी सर्किट का है तो है, तुम चाह कर भी इस प्रॉपर्टी को मना नहीं कर सकते। यानी इंडक्टेंस अगर चाहता है कि करंट का मैं चेंज को अपोज करूं तो आप कुछ भी करके उसको मना नहीं कर सकते। नहीं भाई, वो तो अपोज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने उस ढंग से लिखा भी है कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वेदर यू वांट और नॉट इट विल बी देयर। मतलब ये एक जन्मजात प्रॉपर्टी है किसी सर्किट का। सर्किट में अगर करंट का चेंज होना है तो कॉइल अपने इंडक्टेंस वाला प्रॉपर्टी से उसका चेंज को रोकेगा, तुम चाहे चाहो या ना चाहो। तीसरा वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, जो नीट वाले याद रखें, बिल्कुल याद रखें। तीसरा वाला पॉइंट एक अच्छा थ्योरेटिकल एक पॉइंट है जिस पर एक क्वेश्चन बना जा सकता है कि अगर किसी सर्किट में आयरन नहीं है, लोहा, क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं लोहे को? भूल गया मैं, है, जान दीजिए। तो अगर किसी सर्किट में यानी वायर में आयरन अगर मान लीजिए मिसिंग है, नहीं है, तो उस सर्किट का इंडक्टेंस काफी कम होगा। यानी आयरन ही वो है जिसके कारण अपोजिशन होता है। सर्किट में कितना आयरन का मात्रा है, जितना आयरन का मात्रा कम होगा उतना इंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, इसका कारण भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चौथा पॉइंट बहुत मस्त है, ये जेडब्ल्यू के लिए बहुत अच्छा है कि मैकेनिक्स में जो काम इनर्शिया का है, क्या काम है इनर्शिया का? काम क्या है? इनर्शिया का काम है कि अपना जो मोशन है उसको मेंटेन रखना। मतलब अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, वो उसी स्पीड से मूव करने का कोशिश करता है। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है, आप अगर एक टुक मान लीजिए मेरे को देख रहे हैं, तो आप एक टुकी कब तक देखेंगे? जब तक आप अपना सर नहीं हिलाएंगे। तो इट इज योर इनर्शिया विच मेंटेन्स द स्टेट ऑफ मोशन। उसी तरह से इंडक्टेंस भी अपोज करता है। इसीलिए बोला गया ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू, एनालॉगस मतलब इक्विवेलेंट टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स। रीजन मैंने दे दिया है क्यों, दे अपोज, दे अपोज, दोनों अपोज करता है। मैकेनिक्स में जिस तरह से ये अपोज करता है, मैकेनिक्स में जिस तरह से इनर्शिया अपोज करता है, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टेंस अपोज करता है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी देखा। अब ये 2 नंबर भी आप देख ही लीजिए। देखिए, हमने यहां पर एक ही सर्किट को 2 टाइम में बनाया है। एक वो टाइम बनाया है जब आप सर्किट को ऑन कर रहे थे, यानी ऑन करने के बहुत देर बाद नहीं, जब आप ऑन कर रहे थे। और एक मैंने वही सर्किट बनाया जब आप उसको ऑफ कर रहे थे। जब आप ऑन कर रहे थे तो करंट क्या होगा?
ग्रो होगा, करंट होगा ग्रो। कौन सा करंट? कंडक्टिंग करंट। और जब आप सर्किट को ऑफ कर रहे थे तो करंट क्या होगा? आई से जीरो हो जाएगा। सर्किट को ऑफ कर दिए, पहले आई था, जब सर्किट ऑन था तो करंट कितना था? आई। सर्किट ऑफ कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो करंट का क्या हुआ? डीके हुआ। तो करंट का ग्रोथ मतलब इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का ग्रोथ, मतलब इसका फ्लक्स का ग्रोथ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा? थक गया यार बोल बोल के, किधर आएगा? लेंज लॉ पे डिपेंडेंट होगा। ध्यान से देखिए, दोनों में कंडक्टिंग करंट मतलब बैटरी की वजह से करंट, ये जो हमने बैटरी यहां लगाया है उसके वजह से करंट, दोनों में जो कंडक्टिंग करंट है वो क्लॉकवाइज है। ये यहां भी क्लॉकवाइज है और यहां भी क्लॉकवाइज है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो लेफ्ट साइड में है और यहां पर इंड्यूस्ड करंट राइट साइड में है। क्यों? क्यों? लेंज लॉ। यहां पर करंट का ग्रोथ हो रहा था, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? कंडक्टिंग करंट को रोकने के लिए उसका उल्टा दिशा में चलेगा, क्योंकि ग्रोथ हो रहा था, समझे? और यहां पर कंडक्टिंग करंट क्या हो रहा था? डिके हो रहा था। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? उसको बढ़ावा देगा ताकि तुम डिके ना हो, तुम खत्म ना हो जाओ, समझे? तो जो कंडक्टिंग करंट करेगा अपने चेंज के दौरान, उसका उल्टा काम इंड्यूस्ड करंट करेगा, समझे? तो ये कितना इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, कितना अपोज करेगा, ये डिपेंडेंट किस बात पर करता है? कि इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस। इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आखिर कितना इंड्यूस्ड करंट दे सकता है। ठीक है, अब देखिए आप किस तरह से पता करेंगे कि भाई वो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, किस तरह से पता करेंगे? देखिए, तो हमने मान लीजिए कोई भी एक कॉइल ले लिया, बहुत देर से लाल यूज नहीं किए, हमने मान लीजिए कोई भी एक कॉइल ले लिया, उस कॉइल में मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स थे, उस कॉइल से होकर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से गुजर रहा था, और वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए टाइम का फंक्शन था। तो इस कॉइल के थ्रू n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। उस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है कितना बार? कितना बार? अगर एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, तो n टर्न्स में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? n फाई। तो उसी को बोलते हैं टोटल फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज मतलब फ्लक्स ओवर वन टर्न, और टोटल फ्लक्स लिंकेज मतलब फ्लक्स ओवर ऑल द टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिंग करंट, यानी आप कितना कंडक्टिंग करंट दे रहे हैं, यहां पर ये वाला आप कितना कंडक्टिंग करंट दे रहे हैं, इसी बात पर निर्भर करेगा कि इस सोलेनॉइड के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। यहां देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, और बी क्या है? म्यू नॉट एन आई। तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। इसीलिए फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिंग करंट। मैथमेटिकली उसको इस तरह लिख दिया, तो इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोला गया है सेल्फ इंडक्टेंस। यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। समझ रहे हैं ना? इसीलिए कहीं भी डायग्राम में अगर मैंने लेंथ लिखा है तो स्मॉल एल से लिखा है, क्योंकि कैपिटल एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहां से क्या आ गया? एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? एन फाई अपॉन आई। अब एक छोटा सा रिजल्ट है, यहां पर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1 है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एक ही टर्न है, यानी एक ही टर्न का कॉइल है, सिंगल टर्न का कॉइल। और मान लीजिए मैंने उसके थ्रू करंट भी कितना पास किया? 1 एम्पियर। मैंने उसके थ्रू करंट भी कितना पास किया? 1 एम्पियर। तो यहां देखिए, अगर करंट 1 एम्पियर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 टर्न हो गया, तो L इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। L इज इक्वल टू 5, यानी L का एक डेफिनेशन हो गया बेटा कि सेल्फ इंडक्टेंस यानी इट इज फ्लक्स लिंकेज व्हेन N एंड I आर यूनिटी। तो एक डेफिनेशन बन गया है ना, चाहे तो लिखो या ना लिखो, याद तो करना पड़ेगा बॉस। अब देखिए,
मैंने इसको, इसी चीज को मैंने एक दूसरे ढंग से देखा है। देखिए फैराडेज लॉ क्या है भाई, E इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस साइन तो क्या है, माइनस साइन क्या है, लेंज लॉ है, उसका टेंशन नहीं है, वो तो समझ में आ गया आपको। तो फाई के जगह मैं लिख रहा हूं यहां से एल कितना है, एन फाई बाई आई, तो फाई कितना होगा, एल आई बाई एन। तो फाई के जगह मैं लिख रहा हूं एल आई बाई एन, एन कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल रहा है भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, ये कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखिए एक बात ध्यान सुनिएगा, कभी कभी सेल का ईएमएफ ई लिखा रहता है, वो बेटा सेल का ईएमएफ है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए इसका नाम भी अलग है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया, एन कैंसिल होने के बाद एल तो कांस्टेंट है, तो एल आ गया बाहर, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से L कितना हो जाएगा, E अपॉन डी आई बाई डी टी, और माइनस साइन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मॉड साइन देना होगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये तीनों का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप चाह कर भी वहां पर माइनस नहीं लिख सकते। तो फिर देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया एल का, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बोर्ड्स में, जेई में और नीट में, यानी सब में एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है इससे। कुछ क्वेश्चंस है इस पर बेस्ड। अब यहां पर देखिए कि ये क्या है, डी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कौन सा करंट है भाई, कंडक्टिंग करंट है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो अगर उसको मान लीजिए 1 एम्पियर पर सेकंड ले लिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी इस सर्किट के थ्रू मान लीजिए 1 सेकंड में 1 एम्पियर का ग्रो हुआ, या 1 सेकंड में 1 एम्पियर का लॉस हुआ, डिके हुआ, तो उस समय अगर ये 1 हो जाए तो L इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू ई, ये भी एक डेफिनेशन बन गया। देखिए इस पार्ट को आप फिर से समझिए। ठीक है, यहां देखिए, यहां देखिए, जब मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट डिके हो गया। अब करंट जब डिके हो गया, मतलब करंट जब कम हो गया, तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। चेंज अगर हुआ तो फैराडेज लॉ के मुताबिक एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो करंट डीके रेट डी आई बाई डी टी जानबूझकर अगर 1 एम्पियर पर सेकंड ले लिया जाए, जानबूझकर, उस समय इस कॉइल में अगर मान लीजिए, अगर वाली बात है, मान लीजिए 2 वोल्ट इंड्यूस हुआ, तो फिर इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू भी कितना होगा, 2। समझे, यानी इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन वट एवर द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज अ वेरी गुड थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा, और इसमें मैं क्या बता सकता हूं आपको, नहीं कुछ खास तो नहीं, जो था मैंने बताया आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये सब पूरा थ्योरेटिकल बातें हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा मतलब पढ़ने में भी बोर होगा मुझे तो। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पर है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होता है तो उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल नहीं होता है, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप उनको इज्जत दे रहे कि यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर इफ यू आर राइटिंग इट्स फुल नेम। ठीक है, लेकिन जब आप सिंबल दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, कैपिटल एच। अब देखिए यहां पर कुछ फॉर्मूला है, जैसे एल, यहां पर देखिए एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, एक फॉर्मूला यहां पर है एल इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। अच्छा, ये डी टी ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू ई इंटू डी टी बाई डी आई। तो दुनिया भर की यूनिट यहां पर निकाल के रखा गया है। पहला देखिए एल इज इक्वल टू फाई बाई आई, एन कहा गया, अबे एन नंबर ऑफ टर्न है, उसका यूनिट थोड़ी होता है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू फाई बाई आई, अब फाई का होता है वेबर और आई का होता है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर हो गया। अच्छा, फाई की जगह आप लिख सकते हैं बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टकला, तो टकला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए
फ्लक्स का यूनिट जो होता है आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि इट इज वर्क बाय करंट। अब कैसे लिख सकते हैं वो बाद में बताएंगे, बट इसका यूनिट ये भी है न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन मीटर जो है वो जूल भी होता है, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन मीटर जो है यानी एनर्जी, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू चार्ज, तो क्या हो गया कूलम वोल्ट। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना ही इनको रटने की जरूरत है। आप खुद ही जब अलग अलग फॉर्मूला देखिएगा तो आपको अलग अलग यूनिट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट मतलब वोल्ट और एम्पियर मतलब करंट, तो वोल्टेज बाय करंट क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूनिट क्या है ओम, तो ओम सेकंड। कुछ भी कैसे कैसे करके दुनिया भर का यूनिट लिख दिया, बट आप याद रखिएगा एक ही यूनिट इसका सबसे काम वाला है, वो है हेनरी। और डायमेंशंस मैंने बॉक्स बना के रखा है आपके लिए, डायमेंशंस कैसे निकालना है देखिए। कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, आप कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप ये वाला उठा लीजिए फॉर्मूला, ये वाला यूनिट उठा लीजिए भाई। एल का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर। आइए देखते हैं न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। उसका डायमेंशन लिखिए, अगर आपको याद है तो लिखिए भाई, वरना माफ कीजिएगा मेरे को। m1 l1 t - 2। मीटर क्या है डिस्टेंस है, तो क्या लिखिएगा l1। और एम्पियर तो भाई वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एम्पियर का तो एम्पियर ही होगा। अच्छा है ना, तो मतलब देखिए न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा m1 l1 t - 2। वही मैंने बोला, अगर आपको याद नहीं है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। और मीटर किसका यूनिट है लेंथ का, तो L1। और एम्पियर क्या है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अब देखिए उसी को लिख दिया गया है, L1 और L1 क्या होगा L2, तो M1 L2 T कितना है -2 और A कितना हो जाएगा नीचे है तो ऊपर कितना हो जाएगा -2। तो डायमेंशन इसका आपको याद करके रहना चाहिए, नीट वीट में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी जो कॉइल का जो प्रॉपर्टी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कॉइल का जो प्रॉपर्टी है, यानी क्या प्रॉपर्टी है, चेंज को अपोज करना। कॉइल में अगर कोई करंट है, कोई भी कॉइल में अगर कोई करंट है इंडक्टिंग करंट, तो कंडक्टिंग करंट, कोई भी कॉइल में अगर मान लीजिए कंडक्टिंग करंट है, वो कंडक्टिंग करंट अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है तो क्या होगा एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस करंट कैसा आएगा, लेंज लॉ के मुताबिक क्या करेगा वो कंडक्टिंग करंट का चेंज को अपोज करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि कंडक्टिंग करंट को अपोज करेगा, बहुत लोग क्या करते हैं सर कंडक्टिंग करंट क्लॉकवाइज है, आप तो बोले थे इंडक्टिंग करंट जो है यानी इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोज करेगा, तो सर कंडक्टिंग करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज। गलत बात, आपको ये चेक करना है कि कंडक्टिंग करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो मैंने वहां पर समझाया है, आप दोबारा देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अच्छा, तो ये जो एक प्रॉपर्टी है इसका कि भाई हम करंट के चेंज को अपोज करेंगे, ये प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंडेंट है देखिए। तो यहां पर मैंने एक फिर से सोलेनॉइड बनाया जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, जिसका लेंथ l है। सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कल है, इसलिए रेडियस क्या है r। सोलेनॉइड कैसा होता है, ऐसा 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 होता है ना, हेलिक्स जैसा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कैसा होगा सर्कुलर होगा, इसलिए उसका रेडियस भी होगा r। यहां मैंने दिखाया देखिए ध्यान से, रेडियस r लेंथ l है ना। और जिस मीडियम में ये पूरा चीज प्रेजेंट है, फिलहाल तो हमने एयर मान लिया है, बट हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम केरोसिन में डूबा हो, है ना। आप तो पढ़े ना कि केरोसिन अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। तो ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला हमने पहले से पता था कि phi = Li, तो लिख दिया मैंने यहां पर phi = Li। अब phi क्या होता है फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज टोटल की किसी एक टर्न पे भाई टोटल, तो एक टर्न पे कितना होगा B × A, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N, तो कितना हो जाएगा NBA, दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंकेज = Li। अब मैंने आपको पहले बताया था कि B जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या है μ0 Ni, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस B के जगह मैंने क्या लिखा है μ0 Ni। A मतलब क्या एरिया, तो एरिया कैसा था सर्कुलर, रेडियस कितना था r, तो मैंने क्या लिखा πr²। तो फॉर्मूला बड़ा ही लंबा सा क्या आ गया n μ0 छोटा n
आई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई। ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा और मुझे एल का फॉर्मूला मिल गया है। एल इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब आप पूछोगे कि यहां पर तो सर n का पावर 1 था, यहां पर n का पावर 2 कैसे आ गया? तो बड़ा सिंपल है, छोटा n का फॉर्मूला मैंने लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, है ना। तो यहां पर एक n था, एक और n इससे मिला, कितना हो गया n स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से मैंने यहां पर 4 कंक्लूजन्स लिखे हैं। L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेडियस का स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन आता है ऐसा कि सोलेनॉइड का अगर रेडियस चेंज कर दिए, को सोलेनॉइड का अगर हम लोग रेडियस आधा कर दिए, लेंथ आधा कर दिए, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। Self inductance is inversely proportional to L. It is also dependent on medium. It is also dependent upon medium. देखिए यहां पर मैंने म्यू नॉट लिखा है। म्यू नॉट क्या है? एयर का परमियाबिलिटी है, एयर का। अगर आप केरोसिन यूज करते तो वहां पर म्यू नॉट के साथ क्या आता? म्यू आर भी आता, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंडेंट है कि भाई कितना उसका रिलेटिव परमियाबिलिटी है। लास्ट में एक स्टार मार्किंग बात है, ये जितना पढ़ा आपने, आधा घंटा आपने जितना सुना, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपने जो भी जाना, ये सब तभी होगा जब करंट चेंज होगा। सर्किट में अगर करंट चेंज ही नहीं हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। तब तक आप इसको कम से कम 2 बार सुनिएगा। यहां पर पहला टॉपिक और आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पूरा लिख लीजिएगा।